होता क्या है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी एटम को जब हम अंदर जाके देखते हैं तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन रहते हैं और कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं। बेटा आप लोगों ने एटॉमिक नंबर सुना होगा ना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। जेड को हम एक तरीके से देखो कि जितने प्रोटॉन हैं और किसी भी एटम में इनहेरेंटली number of number of protons will always be equal to number of electrons, हमेशा। ये हमेशा ट्रू होगा बेटा। यहाँ तक बात समझ आ रही है बेटा? हाँ सर। हमने लास्ट क्लास में ये सब डिस्कस किया था कि अगर हम लोग सही में समझना चाहते हैं कि एटम में जाके क्या होता है, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर तक रहता है न्यूक्लियस के कंपैरिजन। न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक ए डॉट। अगर हम एटम को जूम करके देखेंगे तो न्यूक्लियस एक छोटा सा डॉट होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। अगर आप मास पे भी ध्यान दोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास रिलेटिवली बहुत कम होता है। तो किसी भी वजह से अगर मैं फोर्स लगाऊं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहर भी है और इलेक्ट्रॉन हल्का भी है, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। लास्ट क्लास में तक कितना समझाया था? मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन ही आएगा और जाएगा बेटा, प्रोटॉन कभी भी पिक्चर में आने जाने के लिए यूज नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन यूज होता है। तो आप आराम से ठंडे दिमाग से सोचना, आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि हम लोग जब रियलिटी में मोबिलिटी समझते हैं तो वी अंडरस्टैंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। बेटा इतना नोट कर लिया आपने? हम आगे बढ़े। अब चार्ज के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं बेटा। करने का टाइम चाहिए क्या? हाँ सर, 1 मिनट। याद रखना समरी बेटा ये है, दिस इज समरी। हम लोग इतनी बातें जो किए हैं उसके बाद हमें बस ये समझ आएगा इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठ के सोते रहते हैं। बेटा जैसे आपका नोट हो जाए प्लीज मुझे नोटिफाई करना, मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा। और बेटा प्लीज आप थोड़ा थोड़ा इमेजिन भी करते रहना साथ में सब कुछ। किसी भी गिवन एटम में ये इनहेरेंट कंडीशन होती है बेटा, हमेशा नहीं, मतलब जो नेचुरली जैसे पाया जाता है इसी को हम लोग आगे चल के ऐसे बोलेंगे, एवरी एटम इज इनहेरेंटली न्यूट्रल। क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, अगर वो दोनों बराबर है तो नेट चार्ज जीरो हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं एटम इज न्यूट्रल इनहेरेंटली। बेटा आपने नोट कर लिया? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है बेटा, हम लोग अब समझते हैं कि होता क्या है। बेटा देखो, पहले हम लोग को नहीं पता था कि चार्ज जैसा कुछ होता है, हम लोग को सही में कोई आइडिया नहीं है। तो हमने क्या देखा, बिना कुछ किए बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में कभी कभी अट्रैक्शन होने लगता है और कभी कभी रिपल्शन होने लगता है। तो हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी आई, ये किस फैक्टर की वजह से होता है। जब हमने उस फैक्टर की तलाश की तो हमें चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ आया कि चार्ज के वर्च्यू से होता है। तो आओ चार्ज तक चलते हैं। देखो मैं ऐसे ऐसे समझाता हूँ बेटा। और ये फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। बेटा इसको डरना मत, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि नेचर में पाया गया कि कुछ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, बाद में पता चला वो चार्ज की वजह से। तो चार्ज क्या है? तो एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। मान लो कहीं 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। नेचर हमेशा स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। बट अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर थोड़ा सा चंचल होता है बेटा, ये थोड़ा चंचल टाइप का होता है। तो मान लो थोड़ी देर में ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके बाद जब आपने इसको देखा बेटा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन बचे। हमने थोड़ी देर पहले प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखा था। अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि इसका चार्ज निकालो, तो आप ऐसे बोलोगे 5 इंटू प्रोटॉन का चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻19 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का था नेगेटिव, यानी -5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19।
तो नेट चार्ज 0 आ गया था। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बेटा मेरी हिंदी भी पैथेटिक है तो आप भावनाओं को समझ लेना, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तब तुम चार्ज निकालोगे तो आएगा प्रोटॉन की वजह से इतना और इलेक्ट्रॉन की वजह से 3 इंटू माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19। अब तुम जब इसको जोड़ते हो तो ये मिलता है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, यानी अब बेटा चार्ज के लिए क्यू सिंबल यूज होता है। पहले हमारा क्यू 0 आया जब इनहेरेंट कंडीशन है, नेचुरली हम ऐसे पाते हैं, नेचुरली हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग बराबर होता है तो नेट चार्ज 0 आता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि नेगेटिव कम पड़ जाता है और पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल चार्ज पॉजिटिव हो गया। तो हम पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ पाए बेटा? उसी तरह मान लो, उसी तरह मान लो बेटा, सपोज कैसे करके ये बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। मतलब अगर ये 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है एग्जांपल के लिए, तो अब आप इस सेटअप को देखते तो आप ऐसे सोचो ये चार्ज कैंसिल हो गया और हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचा, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻19। यानी अगर किसी बॉडी में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आया तो नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? आपको बेटा ये बात समझ आई? यस सर। तो आप सबसे पहले फंडामेंटल डेफिनेशन, बेटा देखो हो सकता है कि तुम लोग को ये चीजें धीरे धीरे समझ आए, लेकिन आप एक फंडामेंटल डेफिनेशन बता दो कि कोई भी बॉडी, एक नहीं दो नहीं, अगर कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बेटा क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो अगर कोई चार्ज की डेफिनेशन पूछेगा तो क्या होगी? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कभी भी आपसे कोई चार्ज पूछे व्हाट इज चार्ज, तो आप बोलोगे इट इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको ये थोड़ी सी बात समझ आई बेटा? अब चलो हम लोग हाँ आगे सर। बढ़ते हैं। हाँ, हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं विद ए फंडामेंटल एजम्पशन। देखो वो क्या होती है, हम लोग क्या देखते हैं कि नेचर को स्टेबिलिटी चाहिए। बेटा स्टेबिलिटी का मतलब बताना, खुद तुम बताना। मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम पे कुछ जबरदस्ती का एक आइडिया डालूं, तुम खुद सोचना। नेचर स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबिलिटी तब मिलती है जब नेट चार्ज 0 होता है। फॉर स्टेबिलिटी नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नेट चार्ज हमें कितना, नेचर हमें पुश करती है नेट चार्ज 0 की तरफ। अब इसका क्या मतलब है, आओ समझते हैं। एग्जाम्पल, नेचर ये चाहती है कि कभी भी चार्ज क्रिएट ही ना हो। अब बताओ अगर किसी बॉडी के पास 5 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जरूर इसके पास कहीं से इलेक्ट्रॉन आया होगा। दिस बॉडी मस्ट हैव गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवेयर। उसी तरह मान लो कोई दूसरी बॉडी है जिसके पास 5 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका नेट चार्ज 1 प्रोटॉन जितना है। यानी ये बॉडी पॉजिटिव है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और ये बॉडी नेगेटिव है। अब तुम बताओ इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? अगर तुम चाहते हो कि नेट चार्ज हमेशा 0 रहे या स्टेबिलिटी आए, तो क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे तो दोनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। देखो इसके पास 5 प्रोटॉन है, इसके पास बाद में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो उसी चक्कर में नेचर क्या करती है, ऐसा बोलती है कि नेगेटिव बॉडी और पॉजिटिव बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता है। या आप एक फंडामेंटल लॉ समझ लो कि कभी भी तुमको ऐसे लिखाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। पहले दो केसेस में रिपल्शन होगा, और
इस वाले केस में जब अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगा, और वजह वही है कि सब नहीं चाहते कि न्यूट्रलिटी खराब हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग रहें। बेटा आपको ये बात समझ आई थोड़ी सी? बेटा इसी को आगे चल के हम लोग कूलम्स लॉ के नाम से पढ़ा देते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट्स करके पढ़ा देते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट्स और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। बेटा आपको थोड़ा सा समझ आया? हम आगे बढ़े। अब तक हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ चार्ज, एक फंडामेंटल फोर्स नेचर में है जो ये चाहेगा कि पॉजिटिव 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 रिपेल करे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करे। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो फंडामेंटल होंगे, बिल्कुल फंडामेंटल। मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है जो मेटल की बनी है, देखना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सोचना। और एक यहाँ पे नेगेटिव बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है। क्वेश्चन दिया है क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है या रिपल्शन? व्हाट विल हैपन बिटवीन देम? आपको क्या लगता है? सोच के बताओ बेटा, चैट पे भेज सकते हो, बोल सकते हो। व्हाट विल हैपन बिटवीन देम? आराम से जो तुम्हारे मन में थॉट आ रहा है बेटा, आप वो सोचो और मुझे आंसर दो कि अगर मैं एक न्यूट्रल बॉडी दूं आपको और एक नेगेटिव बॉडी दूं, तो आपके हिसाब से उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? चैट पे बताओ। Shall they attract, repel और nothing will happen? एक नेगेटिव बॉडी है, नेगेटिव मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड, और एक न्यूट्रल बॉडी है। बताओ बेटा आपको क्या लग रहा है, क्या होगा बेटा? हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। अब तक मुझे 4 बच्चों ने चैट पे रिप्लाई किया है। हाँ वेरी गुड बेटा। देखो होता क्या है, अब आप सोचो कि मैं ये क्वेश्चन क्यों पुट किया। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है मुझे वो बच्चा अच्छा लग रहा है। मुझे बिल्कुल सही और गलत जवाब से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे जानना है कि आप सोच रहे हो कि नहीं। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं बताता हूँ बेटा। पहली बात, एक कॉन्सेप्ट जो मैं जो बोलूँ ना बेटा, आप ये समझना कि उसको पत्थर की लकीर समझ के ना आप हर जगह अप्लाई करना। मैं बिल्कुल आपकी भाषा में बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन उड़ते नहीं है। जब तक बोला ना जाए, इलेक्ट्रिकल एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो जाए, इलेक्ट्रॉन उड़ते नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहीं से उड़ने वाले नहीं, ये सोचना। कि आप बोलोगे बॉडी ए से बॉडी बी जंप कर जाएंगे, नहीं बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन को उड़ाना नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। विद इन ए बॉडी, मेटल के अंदर, सुनना बेटा, इस क्वेश्चन से मैं आपको 3-4 चीजें बताना चाहता हूँ। मटेरियल का भी क्लासिफिकेशन होता है। कुछ बॉडी में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट रहता है, ये वीक बॉन्ड से रहता है बेटा, वीक बॉन्ड से। ऐसे चीजों को हम लोग कंडक्टर कहते हैं, जैसे मेटल हो गया, ये सब। कई बार ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है कि इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ऐसी बॉडीज को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। ये सबसे ब्यूटीफुल डेफिनेशन है जब आप प्रैक्टिकली सोचोगे। सोचा बेटा आपने? अब ये मेटल है तो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे चंचल, कमजोर, वीक बॉन्ड वाले। बगल में नेगेटिव चार्ज देखते ही बोलेंगे भागो, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। इलेक्ट्रॉन सारे भाग के इस तरफ चले जाएंगे। कौन जाएगा? वो अपना सारी पेन जो हर जगह एटम होगा ना, सब इलेक्ट्रॉन भाग के इस तरफ आ जाएंगे। बोलेंगे उस तरफ भी नेगेटिव है, पाप लगेगा। बोलेंगे देखो इधर नेगेटिव है। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन दूर भागते हैं। आप ऐसे बच्चों की तरह सोच लो, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो अब ये नेगेटिव के डर के मारे इलेक्ट्रॉन अपना सारे घर छोड़ के इधर भाग गए। अब बेटा जब इलेक्ट्रॉन कहीं से छोड़ के जाएगा, बेटा देखो आराम से फीलिंग समझो, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन में ब्रेक करके इधर लेते आऊं, जहां ये जाएगा वो एरिया नेगेटिव, और थोड़ी देर बाद 5 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये जो बचा हुआ एरिया ये पॉजिटिव हो गया। क्योंकि 5 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन की बात है भाई, पॉजिटिव डोमिनेट कर रहा है, यानी ये एरिया पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपको ये समझ आएगा, अच्छा सर इस नेगेटिव के पास अब पॉजिटिव हो गया, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। बेटा ये भी सही है कि इस नेगेटिव और इस नेगेटिव में रिपल्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। लेकिन सिंस ये पॉजिटिव ज्यादा पास में है तो अट्रैक्शन होगा। हमेशा याद रखना, कोई भी चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, भले वो न्यूट्रल क्यों ना हो। ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अदर बॉडी ऑल्सो।
बात समझे बेटा? चलो आगे बढ़े। बेटा आपको ये थोड़ा सा समझ आया? देखो मैंने आपको 2 हिंट दी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ मटेरियल ऑल्सो। दूसरा, बेटा आपको सोचना पड़ेगा कि विद इन ए मेटल, विद इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन कैन मूव। अब सोचो बेटा, हर लाइन को एक मीनिंग दो। विद इन ए बॉडी, जैसे आप कभी भी जो आपके वायर होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल है। इस क्वेश्चन से कई बार आप बहुत सारी चीजें रियलाइज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट विल हैपन विद इन द बॉडी। उड़ते नहीं है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन का उड़ना नहीं मानना है। ऐसे नहीं बोलना कि सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस मेटल बॉडी से कूद के यहाँ अमेरिका चला जाएगा घर बार छोड़ के, क्योंकि नेगेटिव आया, नेगेटिव के डर के मारे ये इलेक्ट्रॉन उड़ने लगेगा, ऐसा एज्यूम मत करना। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट विल बी विद इन द बॉडी। बेटा इतना समझ आया? आगे बढ़े। बेटा ये नोट कर लिया आपने? हाँ सर। ठीक है बेटा, तो मैं आपको कुछ ऐसे समझाता हूँ। हमने ये क्या देखा कि चार्ज गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किसी बॉडी पे कितना चार्ज रहता है वो ऐसे देख सकते हो तुम। मान लो किसी बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए एक्स्ट्रा, जितने हैं उसको छोड़ के एक्स्ट्रा, तो हम बोलते हैं उसका चार्ज हो गया 5 इंटू -1.6 × 10⁻19। इसको हम लोग एक, अब मान लो किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो उसका चार्ज हो गया 2 इंटू 1.6 × 10⁻19। हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा अधूरा रूट में नहीं जाता है। मतलब आइदर यू विल लूज ऑल द इलेक्ट्रॉन, मतलब लूज इलेक्ट्रॉन एज ए होल, या तो यू विल गेन इलेक्ट्रॉन एज ए होल। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बॉडी ए है और बॉडी बी है, तो कोई ऐसे नहीं बोलेगा सर यहाँ से 2/3 इलेक्ट्रॉन चला गया, ये पाप होगा। ये अच्छी लैंग्वेज नहीं है। इलेक्ट्रॉन आधा नहीं जाता है, 1/3 नहीं जाएगा, 2/3 नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल आइदर गो एज ए होल, लाइक 5 इलेक्ट्रॉन चले गए सर, 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। इसी को डराने वाली भाषा में बोल देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिंपली मींस कि किसी भी बॉडी पे, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से ही चार्ज क्रिएट होता है, तो किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा इसका मल्टीपल होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 को, और n इसके आगे लगा होगा, n इंटीजर होगा। अगर n पॉजिटिव है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, अगर n नेगेटिव है दैट मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और अगर n 0 है दैट मींस बॉडी न्यूट्रल है। क्या आप मेरी बात समझ गए बेटा? अगर मैं आप लोगों से बोल, मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में पुटअप करता हूँ। आई गेस आप लोगों को इतना समझ आया कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सोचो जो एक्सचेंज की लैंग्वेज है वो इलेक्ट्रॉन है। मतलब मार्केट में सिर्फ 5 का सिक्का चल रहा है, तो किसी के पास 8 रुपए कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सिर्फ 5 के सिक्के दिए और लिए जा रहे हैं तो किसी के पास जो भी रुपए होंगे ऐसे होंगे। अगर किसी के पास 5 रुपए कम पड़ गए तो -5 हो सकता है, किसी के पास 5 रुपए ज्यादा हो गए तो +5 हो सकता है, किसी के पास पैसे बिल्कुल नहीं हो तो 0 हो सकता है, किसी के पास 4 सिक्के हो तो 20 हो सकता है। लेकिन कभी भी बेटा टोटल चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल यानी इंटीजर इनटू दिस मच होगा। बेटा मेरी बात समझ आई? बेटा आपको क्या लगता है हमें कैसे पता चला होगा ऐसा होगा? हाउ कम वी नो? वैसे ये बात तो ठीक है कि मैं इलेक्ट्रॉन की भाषा में समझा दे रहा हूँ, बट हमें कैसे पता चला ये ऐसा होता है? बेटा एक 12th में मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बहुत डिटेल में करेंगे। उसमें हमको ये दिखा कि चार्ज हमेशा जब जब हम निकालते हैं वो कुछ इस नंबर का मल्टीपल आता है, तो फिर हमें तब समझ आया अच्छा इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। मेरी बात समझे? मतलब हर बार चार्ज आता कुछ आता, Q1 आता, Q2 आता, जब उसमें कॉमन फैक्टर देखते डिवाइड करने पे हर बार वो इंटीजर बन रहा था और फैक्टर ये आ रहा था। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? थोड़ा सा हम आगे बढ़े। हाँ सर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा, देखो इसको या तो तुम एडिटिविटी बोल दो,
हम चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और मैं तुम लोगों से सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलता हूँ बेटा, स्केलर एडिशन एक वर्ड होता है। स्केलर एडिशन का मतलब होता है जैसे बचपन में मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करते हैं ना, स्केलर एडिशन मतलब बेटा 5 और -2 को ऐड करोगे तो आपको 3 मिलेगा, 5 और +2 को ऐड करोगे तो आपको 7 मिलेगा। आपको चार्ज के साथ भी ऐसा ही कुछ करना है, मतलब 5 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 3 प्रोटॉन का चार्ज, 5 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा 7 प्रोटॉन का चार्ज। और उसी एग्जांपल में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 प्रोटॉन विल बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। क्या आपको ये सिंपल एडिटिविटी प्रिंसिपल समझ आ गया कि चार्ज का एल्जेब्रिक एडिशन होता है? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? No, sir. अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आओ समझते हैं बेटा, इसे नोट कर लिया एडिटिविटी प्रॉपर्टी। आपको लिखना है कि चार्जेस आर एडेड इन सिंपल अलजेब्रा, 5 और 5 10, 5 और -5 0। बेटा नोट कर लिया, मैं मिटा दूं इसे? हाँ सर। ठीक है, हम लोगों को अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे जंप करना है। बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है और ये क्या कहाँ कहाँ लग सकता है? बेटा आपके कोर्स में ना आपने आज ध्यान दिया तो आप इसे टोटल इस चैप्टर में लगाओगे, फिर 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगाओगे, आखिरी में मॉडर्न फिजिक्स में जब न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ोगे खूब सारे रिएक्शन होंगे, फिर चार्ज के अंदर भी रहेगा हमेशा। तो आप जो सुनते हो सोचते हो उसको लंबी सोच के लिए रखना। अब इसका मतलब समझाता हूँ। कुछ लोगों के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, वो ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। और दूसरा बच्चा सोचता है सर एक्चुअली आप ये कहना चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर करते हैं। तो चलो मैं तुमको ऐसी डेफिनेशन लिखवाता हूँ जो तुम न्यूमेरिकल में यूज कर पाओ। बेटा पहले इस बात का समझना, आइसोलेटेड क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसको बाहर से लेना देना नहीं है। सपोज एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, ये बॉडी, उसके अंदर दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी। अगर मैं बोल रहा हूं तुमसे बॉडी ए का चार्ज है, बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बॉडी ए पे चार्ज है एक्स्ट्रा 5 इलेक्ट्रॉन यानी -5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और बॉडी यानी बॉडी ए नेगेटिव है और बॉडी बी पे चार्ज है एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन का। तो अगर मैं 2 प्रोटॉन का चार्ज देखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा। अब बेटा मुझे इस समय नेट चार्ज बताओ बॉडीज पे कितना है? टोटल चार्ज मतलब दोनों को ऐड कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, तो कितना हो जाएगा बेटा? अभी हमने एलिजिबिलिटी देखी थी ना, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, हमारा कितना आ जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी हमारा टोटल चार्ज हो गया 3 इंटू माइनस ऑफ 1.6। बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है और ये कन्वेंशन है ओनली, हम मान लेते हैं ऐसा। दोनों का बस बिहेवियर अपोजिट होता है तो हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोल दिया ताकि हम प्रोटॉन को पॉजिटिव बोल सके। अब मान लो इसी सिस्टम के अंदर, ए वाला जिसपे 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो 2 इलेक्ट्रॉन बी को दे देता है, बी को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब तुम बताओ बी का नया चार्ज कितना हो जाएगा? इसके पास 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा थे उस टाइप के और 2 इलेक्ट्रॉन आते ही बी का चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल, वेरी गुड। और इसके 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका चार्ज कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी मैं टोटल चार्ज निकालूंगा ए प्लस बी का, तो ए का मिला 3 इलेक्ट्रॉन और बी का मिला 0, यानी अभी भी चार्ज टोटल उतना ही है, -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब इसको मैं तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ जैसे तुमको समझना चाहिए। अगर कोई सिस्टम जो बाहर से मतलब नहीं रख रहा, आइसोलेटेड सिस्टम जिसको बाहर से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग आपस में कुछ भी करें टोटल चार्ज हमेशा उतना ही रहेगा। क्या ये बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन दो आपस में मिल जाओ कुछ भी करें ये लोग, बेटा any charge transfer that happens within the boundary of the system will not change the total charge, यानी total charge of an isolated system is conserved। आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है of an isolated system।
इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब सेम रहता है बेटा, यहाँ पे इसका ये मतलब है बेटा। कभी भी जब हम कोई कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं, उसका ये मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस आप देख रहे हो, उस प्रोसेस में वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने कभी बोला टेम्परेचर इज कंजर्व्ड, मान लो कुछ प्रोसेस हुआ, जैसे कुछ आपका मास चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, और मैंने लिखा है कि टेम्परेचर इज कंजर्व्ड, तो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था बाद में भी वही रहेगा। उसी तरह मैं बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ सिस्टम के अंदर कुछ हेरफेर हुई है तो हमेशा चार्ज पहले और बाद में भी सेम रहेगा। क्या आप ये बात समझ गए? बेटा हम आगे बढ़े। हाँ सर। बेटा थोड़ा सा ना, एक मैं यहाँ पे आपको ना चार्ज कितना बड़ा होता है छोटा होता है वो समझाना चाहता हूँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं देखता हूँ -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब है बेटा। अगर मैं एक कूलम्ब चार्ज को समझना चाहता हूँ तो मैं दोनों तरफ इस नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे मिलता है, देखो यहाँ समझो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, सर और यहाँ, हाँ बेटा बताओ। सर थोड़ा प्रीवियस पेज में जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, एक सेकंड दो। हाँ, आप इस चीज को बड़ी अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना बेटा। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। मतलब आपस में बॉडीज कितना भी बेटा, वहां 10 बॉडी रख लो तुम, आपस में वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देती रहेंगी, लेते रहेंगी, कुछ भी करें, जब तुम सिग्मा ऑफ ऑल द चार्जेस करोगे बॉडीज का, तो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। हाँ बेटा। बेटा अब देखो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक है तो चार्ज इतना होता है, नेगेटिव लगा लेना, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मुझे एक कूलम्ब के बारे में सोचना है कि एक कूलम्ब क्या है, तो मैं दोनों तरफ -1.6 से डिवाइड करूंगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 से। मैं इसके थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाहता हूँ, आप देखना जरा बेटा। अगर आप इस नंबर को डिवाइड करते हो तो आपको ये मिलता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे -1 कूलम्ब चार्ज चाहिए या +1 कूलम्ब चाहिए, तो इतने इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस करना पड़ेगा। अब ये नंबर आपको छोटा लगता है कि बड़ा, ये बताओ। अगर बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो हम बोलेंगे -1 कूलम्ब चार्ज है। बॉडी अगर इतने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी तो हम बोलेंगे +1 कूलम्ब है। तो बेटा टेक्निकली अगर आप समझ पाओ तो ये नंबर बहुत बड़ा होता है। इससे मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि 1 कूलम्ब इज ए बिग यूनिट ऑफ चार्ज। क्या तुम मेरी बात समझ पाए बेटा? इसलिए कई बार हम लोग ऐसे टर्म यूज करेंगे, मिली कूलम्ब, नैनो कूलम्ब, समझ गए, या माइक्रो कूलम्ब। बेटा आई होप तुम्हें नैनो का मतलब पता हो, माइक्रो का मतलब पता हो, और मिली का मतलब पता हो। क्या बेटा आपने ये समझ गए? हाँ सर। इस पेज का मैसेज क्या था? इस पेज का मैसेज था कि 1 कूलम्ब इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद, देखो ना बेटा 10⁻18 सोचो बेटा, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी छोटी है इसके मुकाबले, ये सोच लेना, तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यानी अगर कोई बॉडी, अब तुम मुझे जल्दी से बताना, एक बॉडी पे क्यू ए पे चार्ज है 3 कूलम्ब का, ये बॉडी ए है, और बॉडी बी पे चार्ज है -2 कूलम्ब का। तो आप मुझे इस फिगर के बाद बताना कि अगर बॉडी ए से बॉडी बी पे मैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा, तो व्हाट इज न्यू चार्ज? व्हाट इज द न्यू चार्ज ऑफ ए एंड बी? चार्ज ऑफ ए और चार्ज ऑफ चैट बी। में भेज रहे हैं। हाँ बेटा कैसे भेज दो, आप चैट चैट पे भेज दो। अगर मैं 3 कूलम्ब इसका इंचार्ज बता रहा हूँ, इसका -2 कूलम्ब, तो आप सोच के बताओ कि अगर बॉडी ए इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी बी को दे देगी तो व्हाट इज न्यू चार्ज? आप चाहे चैट पे बता दो, आप चाहे जैसे बता दो। आपके दिमाग में एक फीलिंग होनी चाहिए कि दिस मच इलेक्ट्रॉन मींस -1 कूलम्ब। सोचो बेटा, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी मूव करेंगे, जैसे हमारा आंसर आ जाएगा हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे बेटा।
हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि कई बार आप लोग देखे होंगे कि बच्चे बहुत ज्यादा सही होते हैं, लेकिन एक्चुअली रिजल्ट के प्रति उनका इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि वो प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। आईआईटी या मेडिकल निकालना है ये बड़ी बात नहीं है बेटा, आपको पढ़ाई से प्यार करना सीखना है, ये बड़ी बात है। हाँ ठीक है, चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ। हाँ वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन और देगी। आपको डेफिनेशन याद है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन मेक्स यू पॉजिटिव। इसको अपने दिमाग में आप -1 कूलम सोचो। अगर 3 कूलम अपने में से माइनस और निकाल देगी तो ये 4 कूलम हो जाएगी। जिसको तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो वो और नेगेटिव हो जाता है, यानी क्या आपको बात समझ आई? और यही बात आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से भी वेरीफाई कर सकते हो। पहले चार्ज कितना, 3 और -2c, 3 कूलम और -2c यानी 1 कूलम। बाद में भी कितना होना चाहिए बेटा, 4 कूलम प्लस -3 कूलम 1 कूलम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा लगना चाहिए, ठीक है बेटा? बेटा समझ आया आप लोग को? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। हाँ वेरी गुड बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हमें ये समझ आने लग गया कि नेचर में कुछ बॉडी पॉजिटिव हो सकती है जैसे 3 कूलम, नेचर में कुछ बॉडी नेगेटिव जैसे लाइक -4 कूलम, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो हम लोग को या 3 कूलम और 3 कूलम है तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो हम लोगों ने कुछ लॉ चाहिए था हमें। तो एक लॉ आता है कूलम्स लॉ, और वो सिंपली ऐसा बताता है, बेटा आपको कूलम्स लॉ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बट आपको एक फीलिंग होनी चाहिए। वो फीलिंग क्या है कि सर सपोज मैं इसको Q1 कह रहा हूँ, इसको Q2 कह रहा हूँ, तो आपको ये फीलिंग होनी चाहिए, F इक्वल टू एक कांस्टेंट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आर उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है। जैसे ग्रेविटेशनल फॉर्मूला था G m1m2 बाई आर स्क्वायर, एग्जैक्टली वैसा ही। तो तुमको ये पता रहेगा, मान लो मैंने बोला बेटा ये 3 कूलम है और ये 9 कूलम है, और ये 3 कूलम है और -4 है, तो किस केस में फोर्स ज्यादा होगा? तो तुम देख लेते 3 9 जा 27 और सर 3 4 जा 12, तो तुम बोलते सर इस केस में रिपल्शन वाला फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई ऑफ 2 चार्जेस है। सर फिर हम जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें सर नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस लेके नहीं करते ना सर? बेटा करते हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो मान लो अगर तुमने, मैं बताता हूँ कि बच्चे कई बार साइंटिफिकली पढ़ते हैं ना, जिनके मेथड अच्छे होते हैं वो कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाते हैं। हमने बाई कन्वेंशन ये बना रखा है, बाई कन्वेंशन। फोर्स पॉजिटिव मतलब रिपल्शन, फोर्स नेगेटिव मतलब, आप इसको अच्छे से लिख लो बेटा, मैं इसको दिखा देता हूँ। हम लोग बाई कन्वेंशन ऐसे बना के रखते हैं, अगर फोर्स पॉजिटिव है तो वो रिपल्शन है, और अगर फोर्स नेगेटिव है दैट इज अट्रैक्शन। आप खुद ही देख लो वो फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मान लो मैंने फॉर्मूला लिखा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं बस आपको चाहता हूँ कि आपको इसका नेचर समझ आए। अब बताओ, तुमने 3 कूलम और -3 कूलम लिया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो +3 इंटू -3 कितना आएगा, नेगेटिव आएगा ना। Q1 हाँ इंटू सर। Q2 कर, तो नेगेटिव का मतलब अट्रैक्शन। और अगर मैं 3 कूलम और 3 कूलम लूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, रिपल्शन। मैं -3 कूलम और -3 कूलम लूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज रिपल्शन। मेरी बात समझ गए? आप इस पेज का टेक अवे लिखोगे, बाई कन्वेंशन वी हैव डिफाइंड पॉजिटिव फोर्स, मतलब अगर हमारा फोर्स रिपल्सन का होता है तो हम उसे पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर नेगेटिव होता है तो हम उसे अट्रैक्शन बोलते हैं। बात समझ गए बेटा? और ये दूरी पे भी डिपेंड करता है बेटा, दूरी पे याद रखना। क्या हम आगे बढ़े बेटा? सर के की वैल्यू फ्लेक्सिबल होती है? नहीं नहीं बेटा, देखो के दो चीजों पे डिपेंड करता है बेटा। ये अभी एक्चुअली हम लोग को इस चैप्टर में पूरा अंदर नहीं जाना है कि बेटा एक्चुअली ऐसा होता है 1/4 पाई ई नॉट ई आर, ये उनके बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है, और ये कांस्टेंट होता है। बाकी सेक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट। और ई नॉट और ई आर को क्या कहते हैं मैं आपको बता सकता हूँ, बट आप इतना सोचो, जैसे मान लो मैंने 3 कूलम लिखा है और 5 कूलम लिखा है, तो उनके बीच में जो मीडियम रखा है ना, वो ये होता है फैक्टर।
और ये सबके लिए कांस्टेंट होता है। बट अभी आप सोचो, मैं आपको सिर्फ मीडियम दे ही नहीं रहा हूँ, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और बीच में एयर है, तब ये ER की वैल्यू 1 हो जाती है। यानी जनरली आपको K की वैल्यू ऐसे मिलती है बुक्स में 1/4πE0, और ये कांस्टेंट होता है। तो सिर्फ आपको इस पे ध्यान देना है अभी समझने के लिए कि फोर्स की वैल्यू घट जाएगी जब डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी जब चार्जेस बढ़ेंगे। मेरी बात समझ गए बेटा? आपको सिर्फ इसका आइडिया लेना है, ये आपको कूलम्ब्स लॉ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? हाँ, बस एक हिंट है, फ्यूचर में याद रखना, इट इज वेरी रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ग्रेविटेशन में जो जो पढ़ते थे ना, लगभग सारी चीजें रिपीट होंगी इसमें, कूलम्ब्स लॉ में। आगे बढ़े बेटा। तो फॉर टू रीच करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? वी नीड टू मूव आवर इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझे? करंट की पहली डेफिनेशन होती है मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो हाउ चार्ज विल मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। हमने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, दैट इज ओके, बट हाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव, हु विल से इलेक्ट्रॉन टू मूव? तो आंसर है कूलम्ब्स लॉ। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? अगर ट्रांसफर ऑफ चार्जेस पढ़ाने हो तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप कंडक्टर सोचना, इंसुलेटर सोचना। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव विद इन द कंडक्टर, कैन मूव, इलेक्ट्रॉन कैन मूव विद इन बॉडी। इंसुलेटर में नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी। अब ट्रांसफर ऑफ चार्जेस के रीजन हम समझ चुके हैं कि भाई अगर एक बॉडी पॉजिटिव है दूसरी बॉडी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बॉडी नेगेटिव बॉडी से बोली कि यार तू इलेक्ट्रॉन मुझको दे दे, तो हम लोग का, मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, मैं भी न्यूट्रल, और तेरा नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, तू भी न्यूट्रल। ठीक है, क्या आपको बात समझ आई बेटा? तो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस कितने सर तरीके से होता है? इससे सर क्या हम कह सकते हैं सर कि एवरी चार्ज वांट्स टू बी न्यूट्रल? हाँ बेटा, वही 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 बेटा, वही स्टेबिलिटी की तलाश वही होती है बेटा। आप जितना चीजें समझोगे ना बेटा, फिजिक्स बहुत कम 4 5 या 6 स्टेटमेंट में जनरलाइज की जा सकती है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होना चाहती है। मतलब ऐसे 5 6 स्टेटमेंट आप बना सकते हो जिससे आप ये सोच सकते हो कि प्रोसेस होगा कैसे। आओ जरा समझते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस में टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले एक टाइप है जैसे फ्रिक्शन या रिपल्शन टाइप, फ्रिक्शन या कोलिजन टाइप का सोचो, दो बॉडी आपस में। अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है मैं बताता हूँ बेटा। फ्रिक्शन या कोलिजन टाइप का, टकराने वाली दो बॉडी। मान लो आपने बॉडी ए को लिया और बॉडी बी को लिया और दोनों को ऐसे रब कर दिया आपस में। आप हमेशा देखोगे, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते किससे इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, बट हमेशा रबिंग के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बी में जा सकता है या वाइस वर्सा। तो हमेशा, लेकिन एक बात ये समझना बेटा, अगर बॉडी ए इलेक्ट्रॉन दे रही है बॉडी बी को, तो जितना इसका लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी ए का दूसरी बॉडी का लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। क्या आप मेरी बात समझे बेटा? फ्रिक्शन कभी भी होगा तो अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। अब ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाएगी आगे चल के, बट अभी इसको इतना ही लिखो कि अगर हम कभी भी दो बॉडीज को, जैसे मान लो आपने अपना हाथ लिया और दीवार पे से रब कर दिया, तो आइदर या आपके हाथ के सरफेस के इलेक्ट्रॉन दीवार पे चले जाएंगे या दीवार के कुछ इलेक्ट्रॉन आपके हाथ पे आ जाएंगे। क्या आप ये सिंपल सी लाइन समझ गए? और हाँ चाहो सर। तो आप चाहो तो इसी को बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिख लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन बॉडी विल बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर बॉडी। तो मैथमेटिकली भी आपको समझ आएगा। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है सर वो फ्रिक्शन और क्या लिखा है? बेटा कोलिजन लिख लो या कैसी भी समझ लो, रब करना लिख लो, जो भाषा आप बस इमेजिन कर लो बोल क्या रहा हूं मैं। आप अपने दोनों हाथ को भी ऐसे सर्दी में रब करते हो ना, वही समझ लो एग्जैक्टली कि बॉडी ए बॉडी बी पे टकरा है। अरे आप जमीन पे भी जब दौड़ते हो ना बेटा, तो फ्रिक्शन कहाँ से आता है आपको पता है? फ्रिक्शन यहीं से आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का रहता है। आप करते क्या हो, मैं इंटरेस्ट के हिसाब से बता दे रहा हूँ बेटा। कई बार आप ऐसे सोचो कि आप जमीन पे जब दौड़ रहे होते हो, फ्रिक्शन पिक्चर में आता कैसे है? एक बच्चा क्या करता है, वो अपने पाँव को जमीन पे ऐसे पीछे की तरफ रब करने की कोशिश करता है। अब इससे क्या होता है, उसकी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जमीन के,
अब जमीन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो जमीन हो गई पॉजिटिव। तो जब तुम अपनी टांग को ऐसे पीछे खींचना चाहते हो तो ये वाले प्लस बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को, तू वापस आ, मेरे पास वापस आ। और इसी चक्कर में हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आगे लग जाता है और हम आगे चल पाते हैं। एक सिंपल सी बात ऐसे सोचो कि आपने ऐसे ऐसे करके एक बॉडी को आगे खींचा। अगर आपने इस बॉडी को आगे खींचा तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहती है, तो जो नीचे जमीन पॉजिटिव हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जो इस बॉडी ए को बोलता है ए भाई तू वापस आ जा, मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन लौटा दे। और उसी को हम लोग फ्रिक्शन नाम से पढ़ लेते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आई? एक्चुअली में ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है प्लस और माइनस के बीच में। जब तुम दौड़ते दौड़ते जमीन के इलेक्ट्रॉन अपनी चप्पल में लेके आगे जा रहे होते हो तो जमीन बोलती है मेरे को मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो, वापस आओ वापस आओ। क्या आपको बात समझ आई? हाँ सर। बेटा बस याद रखना, जमीन हमें फ्रिक्शन देती है आगे की तरफ, पीछे नहीं। इस बॉडी में फ्रिक्शन पीछे लगा, लेकिन जब तुम दौड़ते हो ना बेटा तो तुम अपनी चप्पल को पीछे खींचते हो। तो जमीन बोलती है मैं फ्रिक्शन आगे इसलिए लगाऊंगी क्योंकि तुम अपने पाँव को पीछे लेके जा रहे हो और मेरा चार्ज प्लस यहाँ पे है, तो तुम वापस आगे आओ। बेटा आप अपने आप को चलते हुए इमेजिन करना कभी, यू वांट टू ड्रैग योर फीट पीछे की तरफ, तब फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ, और वही फ्रिक्शन हमको चलाने पे मजबूर करता है। हम चलते हैं फ्रिक्शन के दम पे हैं। क्या मेरी बात समझे बेटा? नेक्स्ट पॉइंट पे आए। हाँ सर। बेटा देखो, हम लोग ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने पहला पढ़ा फ्रिक्शन, या दो बॉडी के बीच में कोलिजन या रबिंग, जैसे समझ लो। अब दूसरा टाइप है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर बाय इंडक्शन। आओ समझते हैं। बेटा मान लो एक घर है, इसमें एक बड़ी सी प्लाज्मा टीवी आई। अभी पड़ोस के घर में टीवी से कोई मतलब नहीं, सब पढ़ने वाले लोग हैं, टीवी कोई देखता ही नहीं। लेकिन इस प्लाज्मा टीवी के आने के बाद इस घर के लोगों को लगा हमारे पास भी प्लाज्मा टीवी होना चाहिए, और वो भी मार्केट से जाके प्लाज्मा टीवी लेते आए। तो हम इस इफेक्ट को कहते हैं इंड्यूस्ड इफेक्ट। मेरी बात समझे? जो दूसरों को देख के आता है, इंडक्शन, इंड्यूस्ड इफेक्ट। अब इसी चीज को मैं चार्ज की भाषा में समझाता हूँ। बेटा हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एक चार्ज बॉडी ली 5 कूलम और दूसरी एक न्यूट्रल बॉडी रख दी। ये मेटल की है मान लो। तो हम क्या देखते हैं, इस 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज के चक्कर में इस मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाते हैं कि देखो उधर पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद इन द बॉडी मूव कर सकते हैं मेटल में। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं कि इसका एक चार्ज माइनस क्यू बोल सकते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे उतना ही इस तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा जब इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के जाएगा। बेटा जब तुम एटम के बारे में सोचो ना, उस बेचारे एक एटम के बारे में जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, वो एटम तो पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे ही खूब सारे पॉजिटिव होके प्लस क्यू मिल जाएंगे। अब देखो ये बॉडी तब तक चार्ज नहीं होती माइनस क्यू और प्लस क्यू से, जब तक ये नहीं आता। तो इसकी वजह से ये दोनों चार्जेस कहलाते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा? चार्ज ट्रांसफर इंडक्शन से भी होता है। मतलब नियर बाई जगह पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता है तो उसकी वजह से बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे कराती है कि इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो पॉजिटिव की तरफ चले जाए या नेगेटिव से दूर भाग जाए। बेटा आपको ये बात समझ आ गई? हाँ सर। अगर ये 5 कूलम यहाँ नहीं होता तो बगल वाली बॉडी न्यूट्रल रहती, सारे मिक्स करके। अब तीसरा होता है, देखो बेटा इस वाले में नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मेटल के अंदर ही सब कुछ पड़ा है। इंडक्शन में याद रखना, नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंडक्शन में कहीं पे भी इस बॉडी को बी बोल देते हैं, बी बॉडी ने कोई भी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं किया है बेटा। सिर्फ विद इन द बॉडी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला गया है। ये सारे पॉइंट क्रिटिकल बनेंगे न्यूमेरिकल्स में कि नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे चल के तुम बेटा पता है इसी को पोलराइजेशन नाम से पढ़ लेते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। आपने दो पोल्स बना दिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे।
आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। ये बड़ा क्रिटिकल है। मान लो एक 5 कूलम, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। यही तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, कंडक्शन। मान लो एक 5 कूलम है और -3 कूलम है, तो टेक्निकली सबको न्यूट्रल बनना है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जानी चाहिए? -3 से +5 की तरफ। सबको समझ आया? ये होना चाहिए ना बेटा। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन उड़ के नहीं जाएंगे, तो तुम उनको पास दो ना, रास्ता दो उनको, एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दो दोनों को। तुम उनको कंडक्टर देके तो देखो बीच में। जैसे ही तुम उन दोनों के बीच में एक नेगेटिव चार्ज को और एक पॉजिटिव चार्ज को बीच में एक कंडक्टर देते हो, तब एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगता है। क्या ये बात तुम्हें समझ आई थोड़ी बहुत बेटा? आराम से बताओ। क्या ये पॉइंट तुम्हें थोड़ा सा समझ आया बेटा? मेटल, देखो मैं एक चीज समझाता हूँ। इस 5 कूलम को, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर बोलेगा यार मेरा तो मेटल हूँ, मेरे पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन टाइप का मूवमेंट हो सकती है, तो ये तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने लग जाएगा। अब ये खुद पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव वाला बोलेगा तू मेरे से रख ले, और एक साइकिल सी बन जाती है। लगातार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहता है। क्या आप थोड़ा सा सोच पाए बेटा? एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव बॉडी टू पॉजिटिव बॉडी, इसी को तुम्हारी बुक्स में ऐसे बोल देते हैं। मान लो जो पॉजिटिव बॉडी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग हाई पोटेंशियल अभी के लिए, जबकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती है बेटा। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अब तुमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है बताओ? लो टू हाई। अब बाई कन्वेंशन, सिर्फ कन्वेंशन बेटा, इसका कोई लॉजिक ऐसा नहीं, बस हम लोग बस ऐसे बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर लो टू हाई पोटेंशियल जाता है, तो हम लोग बोलते हैं करंट उसका उल्टा जाता है। तो याद कर लोगे कंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है? करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्या ये बात थोड़ी बहुत समझ आ गई बेटा? कंडक्शन मींस एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी बाय मींस ऑफ ए कंडक्टर। रास्ता तो चाहिए बेटा। अगर पाथ नहीं दोगे, तुम इसको इंसुलेटर से कनेक्ट करते ना, ये मान लो इंसुलेटर होता, तो इंसुलेटर अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखता है, बोलता है तुम पॉजिटिव हो तो क्या हुआ, मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ूंगा, ये इसको देगा ही नहीं, तो कोई चार्ज मूव करेगा ही नहीं। इसलिए तुम कभी भी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में जब कंडक्टर कनेक्ट करोगे, तो ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इसीलिए तुम कई बार देखते होगे कि लकड़ी के पीस को करंट वो कंडक्ट नहीं करता है। बेटा कोई एक्सपेरिमेंट मत करना घर पे। रीजन क्या है? कई बार जो लकड़ी का पीस आप देखोगे, उस पे पानी की लेयर रहती है, आपको आंखों से नहीं दिखेगी। आप उसको कहीं पे एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे, आपको करंट लग जाएगा। तो बिल्कुल ड्राई वुड के साथ आप ये कर सकते हो। बेटा लकड़ी के अंदर भी पानी होता है। इवन जो पेड़ के तुम कोई भी इवन पार्ट लोगे ना, वो अंदर से थोड़ा सा पानी रहता है, तो दे कैन कंडक्ट। हम लोग जब भी आपको एग्जांपल देते हैं, आपको प्रैक्टिकली उसके बहुत सारे एंगल सोचने पड़ेंगे, तो घर पे एक्सपेरिमेंट मत करना। आगे बढ़े बेटा, नोट कर लिया ये। इसी को हमें पढ़ना होता है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे आवर चैप्टर कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? हाउ दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंस एंड हाउ मच। स्टार्ट करें बेटा, नोट कर लिया? So far you have studied properties of charges and transfer of charges. आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। चलो बेटा, अगर हम सबसे पहली डेफिनेशन पे आते हैं करंट की। बेटा मैं आपको दो चार तरीके से बताता हूँ। पहले आता है एवरेज करंट, जो आपके कोर्स में नॉर्मल बोला जाता है। आई एवरेज इज द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? तो इसकी यूनिट क्या आएगी? कूलम पर सेकंड। इसी को हम एम्पियर कह देते हैं, या ए सिंबल लगा देते हैं। एवरेज करंट का मतलब टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये समझ आया बेटा? यस सर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, Q ट्रांसफर्ड है तो I इंटू टी होगा, याद रखना ऐसे करके। अगर Q चार्ज ट्रांसफर्ड है, T को इधर भेज दो तो I इंटू टी हो जाता है। तो बेटा बचपन में ऐसे याद कर लेना था, क्विट लिखा और फिर
क्विट तो करते ही नहीं है, तो यू को टेढ़ा कर दो तो आपको ये रिलेशन याद रह जाएगा। देखो यू को थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, क्योंकि क्विट करना तो गलत बात है, तो Q इक्वल टू IT हो जाएगा। बट बेटा ये बहुत सिंपल तरीका है, आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो इसको। ठीक है बेटा, ये रिलेशन याद हुआ। अब आपको मैथमेटिकली कैसे स्ट्रांग होना है, आपको मैथमेटिकली कैसे स्ट्रांग होना है, मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन वाइज पूछता हूँ। बेटा ये समझ आ रहा है ना, करंट की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, रेट चेंज ऑफ रेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। बेटा रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? हाँ सर। बेटा कई जगह आप देखोगे इंस्टेंटेनियस करंट वो कुछ भी नहीं होता है, आप जितना भी चार्ज ट्रांसफर करना चाहो करो, अगर टाइम इंटरवल छोटा ले लोगे। बेटा याद रखना, हम जब डेल्टा वर्ड यूज करते हैं तो बड़ा मतलब इंटरवल बड़ा होता है, लेकिन जब डी वर्ड यूज करते हैं स्मॉल डी तो इंटरवल छोटा होता है। मतलब अगर डेल्टा टी है तो वो 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटरवल होता है सिर्फ। लेकिन dt लिख रहे हैं तो जल्दी हम लोग ऐसे बोलेंगे 0.00001 सेकेंड या कुछ छोटा बहुत टाइम इंटरवल। तो इस टर्म को जब करंट की टाइम की वैल्यू बहुत छोटी होती है डिनोमीटर की, तो इस टर्म को इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। अंतर समझ गए? बेटा एवरेज का मतलब होता है टोटल बाय टोटल, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस वर्ड में बस हम टाइम ड्यूरेशन को बहुत छोटा रखते हैं। ये 2 पॉइंट नोट कर लिए बेटा? हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ आराम से नोट कर लो बेटा। और मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट देता हूँ बाकी चीजों वाइज भी, आप देखना आपको मजा आएगा इसमें। बेटा पता है प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चा ये तुरंत इमेजिन नहीं करता कि रियलिटी में कैसा होगा। वो उसको मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि IQ/T होता है, तो उससे गैप हमेशा क्रिएट हो जाएगा। तुम एक्चुअल प्रोसेस समझने की तरफ भागोगे तो बेटर रहेगा बेटा। और मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ समझाने की। बेटा नोट किया तुमने इतना? हाँ सर। चलो मैं तुमको एक बेसिक चीज पूछता हूँ, मुझे बताना। मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये आपको कैसा दिखना चाहिए, रुको मैं एक सेकंड। हाँ मान लो ये कोई कंडक्टर है बेटा, ये बच्चा को क्या लगता है कि मान लो सर यहाँ प्लस रख देंगे और यहाँ माइनस रख देंगे तो इस बॉडी के सारे इलेक्ट्रॉन बोलेंगे भागो प्लस की तरफ, ऐसे भाग जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये हमको इमेजिन होता है कि सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। रियलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं देखो प्लस आया, चलो उस तरफ, नेगेटिव से दूर भागो। बेटा आगे चल के इस प्लस माइनस को मैं बैटरी बोल दूंगा, ठीक है, पर अभी मैं फीलिंग वाइज समझा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जब जाने की कोशिश करता है ना टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इतने ज्यादा लेटिस इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एटम एटम होते हैं या अदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि ये कोलाइड करते हुए जाता है, ये सीधा जाता ही नहीं है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? इसने कोशिश तो की कि ये यहाँ पहुंचे, पर ये ऐसे जाता है, टकराया। ये इलेक्ट्रॉन हर जगह टकराता है, कभी टकरा के पलट भी जाता है, कुछ भी करके ये आगे बढ़ के ऐसे जाता है। आपको ऐसे समझना है कि रियलिटी में दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की इच्छा तो थी प्लस की तरफ जाने की, माइनस से दूर जाने की, पर पाथ बड़ा जिगजैग होता है। क्या आपको ये बात समझ आ गई बेटा? नोट किया? हाँ सर। ये हमें लगता है होना चाहिए और ये होता है। टू मैनी कोलिजन्स एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल स्पीड कितनी होनी चाहिए जाने की? अब एक घर में एक स्विच दबाते हो तो कितनी जल्दी बल्ब ऑन हो जाता है? तुरंत। बेटा देखो,
अगर आपने ये इमेजिन जरूर किया होगा कि अगर जम्मू कश्मीर में भी कोई स्विच दबाता है और आपके घर पे लाइट है तो तुरंत लाइट ऑन हो जाएगी। आपको ये बात समझ आई? तो क्या इलेक्ट्रॉन इतनी तेज ट्रांसफर होते हैं? क्या किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड में चलता है कि अमेरिका में स्विच ऑन हो नहीं रहा है? सर। तो फिर क्या होगा? मैं समझाता हूँ बेटा। ये सर दैट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट स्पीड। हाँ, मैं समझाता हूँ बेटा। एक चीज समझो, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन पाथ ये होता है, ठीक है? अब वो होता कैसे है मैं थोड़ा दोबारा समझाता हूँ बेटा। आगे चल के तुम ये समझोगे, जब किसी कंडक्टर के क्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ यहाँ प्लस और माइनस रख देते हैं, तो इसका इफेक्ट हर एक इलेक्ट्रॉन पे इंस्टेंटेनियसली होता है। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चलने लगता है, ये वाला यहाँ चलने लगता है, ये वाला यहाँ चलने लगता है, तो हमको प्रोसेस इंस्टेंट दिखता है। बट बेटा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। हमको तो तुरंत फीलिंग आ गई कि इलेक्ट्रॉन आ गया और करंट ऐसे बह गया, हमको तुरंत मिलता है इंस्टेंट में। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होती है तुरंत। मतलब इस प्लस का अट्रैक्शन इसको भी फील होगा, इस माइनस का रिपल्शन इसको भी फील होगा। यानी इलेक्ट्रॉन की साइकिल तुरंत बनती है, बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की स्पीड बड़ी कम होती है, जिसको हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, वीडी। ये स्पीड बहुत कम होती है बेटा, मेरी बात समझे। द रियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्लो, बट द साइकिल विल बिकम इंस्टेंट। आगे चल के हम ये समझेंगे कि ये साइकिल ऑफ इलेक्ट्रॉन तुरंत बनती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसके पीछे वाला यहाँ आ गया। द साइकिल बिकम्स इंस्टेंटेनियस बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से बनती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जाता है धीरे 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 धीरे, इतना अंतर होता है। तो मान लो मैंने तुमसे बोला किसी गिवन एरिया से इलेक्ट्रॉन की जाने की स्पीड वीडी है। मेरी बात अच्छे से सुनना, ये एरिया ए है और इससे इलेक्ट्रॉन की जाने की स्पीड वीडी है। वीडी ड्रिफ्ट स्पीड, एक्चुअल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वीडी है। और किसी गिवन, बेटा मुझे बताओ, अगर तुम्हारी स्पीड वीडी है तो टी टाइम में तुम कितने इलेक्ट्रॉन मतलब मैं तुमको पहले, बेटा आप लोगों को नंबर डेंसिटी वर्ड पता है? नंबर डेंसिटी ये वर्ड जानते हो? जैसे आपकी नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये बात समझ आ गई? तो बुक्स में ऐसे बताया गया एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये बात समझ आई? मैथमेटिकली समझ आया कि नहीं बताओ? नंबर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप मैथमेटिकली समझे कि नहीं? हाँ सर। ठीक है बेटा। अब तो नंबर इसका डेंसिटी, मतलब जो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वही मूव करता है इतना तेजी हाँ से। बेटा देखो मैं एक चीज समझा रहा हूँ बेटा, कभी ऐसा नहीं होगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स वही हैं जो तुम्हारे चंचल वाले हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो अंदर घरों में पैक्ड हैं। आप किसी एटम लेवल पे जाके सोचोगे तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। एटम लेवल पे जाके सोचो कि अगर एक एटम यहाँ पे इमेजिन करते हैं, न्यूक्लियस, जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है। कई बार ये इलेक्ट्रॉन जो बाकी होते हैं वो पकड़ में रहते हैं, ग्रिप में रहते हैं न्यूक्लियस के, तो सिर्फ ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चंचल होता है, वो फ्लो करता है, सारे नहीं जाते बेटा। ठीक है? यस सर। इसीलिए हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कैरियर कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर कहलाते हैं, मतलब ये चार्ज को कैरी करते हैं, चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये लिखा बेटा। अब मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट देने वाला था सर कि आप चलो और एक बार बता सकते हैं कि मैं कौन सा पूरा, इलेक्ट्रॉन चलता? हाँ मैं पूरा बताता हूँ, पूरा बताता हूँ। रुको मैं इस पेज को क्लीन करता हूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो, अगर मैंने कोई भी एटम वाइज सोचा, एटम वाइज, तो ये न्यूक्लियस रहता है बेटा। मान लो मैंने बोला 5 प्रोटॉन है, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे सोचो 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो एग्जैक्ट समझ आएगा कैसे होता है। बट सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन वीकेस्ट होता है बॉन्ड वाइज। इस न्यूक्लियस से इसका बॉन्ड वीक होता है। तो अब तुमको कंडक्टर बड़ा सा दिख रहा है, तो इस बड़ी से कंडक्टर में जब मैं इस तरफ प्लस चार्ज रखता हूँ, बैटरी प्लस बैटरी और माइनस बैटरी, तो ये वाला प्लस इस इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है, बाकियों को नहीं। इसलिए मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा कैरियर होता है या फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है मुझे मूवमेंट के लिए।
क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? यस सर। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन पे आता हूँ। एक्चुअल इस एरिया में से मैंने नंबर डेंसिटी में तो कोई डाउट नहीं बेटा। नंबर डेंसिटी क्या होता है? किसी गिवन वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो स्पीड वीडी है, मैंने तुमसे बोला अच्छा बताओ टी टाइम में कितना कितना पास हो जाएगा। ये गिवन एरिया ए है, ऐसे ऐसे करके एरिया ए है। तुम बोलोगे सर टी टाइम में ये चलेगा वीडी। बेटा देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम ना, तो वीडी इनटू टी इतने सारे लेंथ का कवर हो जाएगा। बेटा देखो सोचो मैं बोल रहा हूँ वीडी से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो तुम बोलोगे सर अगर टी टाइम को देखें कि टी टाइम में कितना चला गया होगा लेंथ, तो तुम बोलोगे सर वीडी लेके इतना सारा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा वो टी सेकंड बाद यहाँ पहुंच चुका होगा। क्या आपको मेरी भावनाएं समझ आई, हाँ या ना? उसकी स्पीड एवरेज स्पीड वीडी है, ड्रिफ्ट स्पीड। बेटा इलेक्ट्रॉन की चलने की स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड होती है, ना कि वो लाइट की स्पीड से चलता है। वो बहुत स्लो चलता है इलेक्ट्रॉन। बेटा ये बात समझ आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन t इक्वल टू 0 पे यहाँ देखा गया था, t इक्वल टू t पे वो यहाँ पहुंच जाएगा। और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे किसी को डाउट है? बेटा कोई डाउट है इतने में? नहीं सर। तो इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे गए होंगे, ये वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एरिया इंटू लेंथ वीडी इंटू टी। ये बात समझ आई? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन सही में चले गए इस एरिया से टी टाइम में, तो तुम बोलोगे सर कितने इलेक्ट्रॉन चले गए। हमारा फॉर्मूला n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यानी एरिया इंटू एल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ये है नंबर डेंसिटी। तो नंबर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इंटू एरिया इंटू लेंथ। अब बेटा n तो n है, एरिया क्या है, एरिया है, लेंथ की वैल्यू कितनी है, वीडी इंटू टी। कैपिटल एन समझ आ गया? इतना इलेक्ट्रॉन टी सेकंड में इस एरिया से पास किया है, मैंने इस वॉल्यूम का यूज कर लिया कि गिवन फ्री इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने वो देख लिया टी सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास सर करेंगे। आपने कैपिटल एन कैलकुलेट किया है? हाँ कैपिटल एन कितने इलेक्ट्रॉन पास किए। बेटा मैं इसको समझा देता हूँ, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड फ्रॉम दिस ए एरिया इन टी सेकंड। टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास किए, हमने एन ये निकाला कैपिटल एन। आप ठंडे दिमाग से ऐसे सोचो कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन पास हुए तो उनका चार्ज कितना होगा। बेटा चार्ज कितना होता है, एन इंटू नंबर इंटू ई होता है ना चार्ज, याद आया? तो यानी अगर इसी में मुझे चार्ज देखना होगा तो एन इंटू ई कर दूंगा, और अगर मुझे करंट देखना हो तो बेटा करंट के लिए क्या करते हैं, क्यू बाई टी करते हैं ना। तो ये चीज मुझे क्या दे देगी, करंट। आराम से सोच लो बेटा। सबसे पहले मैंने एन निकाला, एन कैसे मिला, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे एरिया चाहिए था और मुझे लेंथ चाहिए था कि कितना इलेक्ट्रॉन का लेंथ होगा जो चला गया होगा। अब उसकी स्पीड, खुद की स्पीड वीडी है, तो टी टाइम में वीडी इंटू टी ही तो आगे जाएगा वो, ये वाला इलेक्ट्रॉन टी टाइम में यहाँ पहुंचेगा। तो ऐसे कितने सारे पहुंच गए होंगे, तो मुझे इस वॉल्यूम के सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए होंगे, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे। मेरी बात समझे बेटा? तो इसलिए मैंने पहले कैपिटल एन निकाला, फिर उसको ई से मल्टीप्लाई किया तो चार्ज ट्रांसफर यानी कितना चार्ज इस एरिया से पास किया वो निकल गया, एनी डिवाइड बाय टाइम। बेटा कितना आ गया आई बताओ मुझे। सर स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा स्मॉल ए नंबर डेंसिटी डिपेंड करता है, स्मॉल एन नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाला कि कितने एक्चुअल चंचल वाले इलेक्ट्रॉन है। बेटा इस बॉडी में बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे पर चंचल वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम, वो डिपेंड कर रहा है। ये चंचल मतलब फ्री टू मूव वाले। थोड़ी सी बात समझ आई सर बेटा? स्मूथर कंडक्टर सर हमेशा सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं सर? हाँ बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव किया जाता है, ठीक है, कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा ठीक है, मैं आपको फिर जल्दी जल्दी समझाता हूँ। हुआ क्या, हमने एक एरिया देखा, हमें स्पीड वीडी पता थी। अब वीडी स्पीड में सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे भागने लगेंगे। मैं ये देखना चाहता हूँ टी टाइम में वो कहाँ तक जा सकते हैं।
टी टाइम तक वो कहाँ तक जा सकते हैं। तो मैंने स्पीड इंटू डिस्टेंस टाइम कर दिया, मुझे डिस्टेंस पता लग गया। अच्छा, इसमें सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मेरे पास एक ट्रिक है कि एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ। तो मैंने कैपिटल एन तुरंत निकाल लिया, एन इंटू एरिया इंटू लेंथ। अब लेंथ है मेरा वीडी इंटू टी, तो मैं कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तक पहुंच गया, एन ए वीडी इंटू टी। मैं बेटा यहाँ तक आ गया। मैं जैसे यहाँ तक आया, मैंने चार्ज निकालने के लिए बोला, अच्छा कितना चार्ज गया होगा? तो तुम बोलोगे सर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो एन इंटू ई कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो मैं यहाँ तक आ गया, फिर मैंने टाइम से डिवाइड किया दोनों तरफ, मुझे करंट मिल गया। अब करंट की वैल्यू कितनी आई बेटा बताओ? वैल्यू पुट कर दो, एन ए वी डी इंटू टी इंटू ई बाई टाइम। टी टी काट दो। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आई की वैल्यू कितनी आ गई? एन ए वी डी into E. Vd is called drift velocity, E is the charge of electron, small n is called number density, A is area of cross section, ये वाला एरिया। अगर तुम्हें रेडियस पता हो तो पाई स्क्वायर से निकाल लोगे। ये समझ आया? कितने बच्चों को ये एक्सप्रेशन याद हो गया बेटा? याद हुआ? यस सर। बेटा देखो, मैं जब क्लास 12th में था तो मेरा एक फ्रेंड था ना वेद। अब कोई भूलेगा क्या? वी को बस डी के साथ चिपका दो, क्योंकि हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखोगे? नावेद इज a name ना, it can be very easily remembered forever. Current equal to नावेद। हो गया बेटा? हाँ सर। ठीक है। अब जैसे ही तुमको ये याद हुआ, एक टर्म और इम्पोर्टेंट होता है। अभी के लिए इसको ऐसे लिखना, बाद में इसको हम अलग से वेक्टर सर फॉर्म में थोड़ा पढ़ेंगे। नोट करना था। नोट करना था? अरे रुको मैं दिखाता हूँ बेटा, एक सेकंड दो। कहाँ पे गया बेटा हमारा? चलो मैं लिख देता हूँ बेटा दोबारा। देखो, आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स गए वीडी स्पीड से? इतने वॉल्यूम तक पहुंच गए होंगे। जो टी इक्वल टू 0 पे यहाँ तक चले होंगे, वो यहाँ पे पहुंच गए होंगे टी टाइम तक। ये लेंथ आई थी वीडी इंटू टी, क्योंकि एवरेज स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की वीडी थी, ड्रिफ्ट स्पीड। अब मुझे एन निकालना है, तो एन आता है नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मुझे मिलेगा एन एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ की जगह मैं पुट करूंगा वीडी, वीडी इंटू टी। तो एन ए वीडी इंटू टी मुझे मिला नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन टी सेकेंड फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन। एक क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकले टी टाइम में, मुझे वो मिल गया। अब उस टाइम को मैंने चार्ज बना, मतलब उस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पास से चार्ज बनाने के लिए मैंने दोनों तरफ ई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे इतना मिल गया। फिर मैंने करंट बनाने के लिए इसको टाइम से टी से डिवाइड कर दिया, मुझे मेरा करंट मिल गया, एंड द करंट केम आउट एज ए एन ए वी डी ई, जिसको मैंने नावेद बोल दिया याद रखने के लिए। एक्रोनिम याद कर लो, नावेद। ये समझ आया बेटा? यस सर। साथ में नोट कर लो, एक टर्म होता है करंट डेंसिटी, जो इतना छोटा नहीं होता बेटा, इससे बड़ा होता है। इस कॉल्ड करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया कितना आ जाएगा बेटा? दोनों तरफ एरिया से डिवाइड कर दोगे तो व्हाट विल हैपन? एन, याद रखना बेटा ये स्मॉल एन है, एन वी डी ई। याद हो गया? करंट डेंसिटी इज कॉल्ड करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, या एम्पेयर मीटर पर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? नो सर। सर वो जे से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ हाँ बेटा, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय जे। करंट डेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। और ये आगे चल के थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है बेटा। देखो, करंट स्केलर होता है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर नहीं होता है। बट कई जगह हमें उसका बिहेवियर एज ए वेक्टर स्टडी करना पड़ता है, इसलिए हम एक टर्म बना देते हैं, ये वाला, ये वेक्टर होता है बेटा। आगे चल के सब आएगा, अभी बस इतना याद रखो, आई बाई ए होता है। ठीक है बेटा? इस पेज पे आपने क्या सीखा? एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की स्पीड, एवरेज स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है वीडी, और वो पुअर होती है, वो कमजोर होती है, और वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एन ए वी डी ई से, अगर आपको करंट दे रखा हो तो। और ये भी गिवन होगा, डोंट वरी, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। ठीक है बेटा? यस सर। चलो
अच्छा बेटा, आप लोग के मन में एक सवाल आना चाहिए हमेशा कि सर एसी और डीसी क्या होता है। आप लोग सोचते हो बेटा, कई जगह आपने सुना होगा ये डीसी है सर, ये एसी है। आपके घर में क्या आता है बेटा? सिंगल फेज एसी, जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे या आपके घर में सप्लाई होती है। बट एसी डीसी होता क्या है, व्हाट इट मीन्स? हाँ अब बेटा देखो, आप इतने बड़ छोटे नहीं हो कि आप ऐसे लिखोगे सर अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी और डायरेक्ट करंट मतलब डीसी। इससे थोड़ी बड़ी तरीके से बताओ क्या होता है एग्जैक्टली। आओ देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। इतने सिंपल डेफिनेशन में लेता हूँ, आप अगर इसमें कंफ्यूज हुए तो मुझे बताना बेटा। किसी भी डिवाइस या मटेरियल को देखो, एनी डिवाइस और मटेरियल, अगर आप हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पाते हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन एक ही, जैसे ए और बी लिखा है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, तो दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड, अमाउंट की बात नहीं कर रहा बेटा, डायरेक्ट करंट या डीसी। लेकिन अगर आप किसी बॉडी के अंदर, आपने देखा कि कभी इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, मतलब समझो टी इक्वल टू 0 से लेके t/2 तक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, और थोड़ी देर बाद t=t/2 से t=t तक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन अपना पाथ बदल रहे हैं या करंट अपना पाथ बदल रहा है, तो उसको एसी कहते हैं बेटा। प्लीज समझना, एसी सिंपली मीन्स बाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीसी मीन्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा करंट नेगेटिव होता है, इसका क्या मतलब होता है? करंट थोड़ी ना नेगेटिव हो सकता है, वो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम किसी एक डायरेक्शन को जब पॉजिटिव बोल देते हैं, तो उसके उल्टे वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव बोलते हैं, बस इतना मतलब होता है। एसी क्या होता है? बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाई मतलब दो बेटा, दो तरफ डायरेक्शन, कभी दाएं कभी बाएं, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा यहाँ तक आपको समझ आया? हाँ सर। अब चलो, अगर आ गया तो आपने नोट कर लिया बेटा, फिर मैं इस बार डिलीट नहीं कर रहा, अब नोट कर लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि आपको समझ आ रहा है। मिटाऊं? नहीं सर एक सर, थोड़ा मिनट। रुकिए। ठीक है, आप लिखो, तब तक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। मैं आपको अभी कुछ ग्राफ देने वाला हूँ, इस ग्राफ में मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें से आइडेंटिफाई करो कौन सा एसी है कौन सा डीसी है। ठीक है? हो गया बेटा? यस सर। चलो चेक करते हैं। करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, अभी रुके रहो। दूसरे केस में करंट कुछ ऐसा है, विथ टाइम। तीसरे केस में करंट बेटा ऐसा है। चौथे केस में करंट ऐसा है। पांचवें केस में करंट ऊपर ऐसे है, फिर थोड़ा ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। आपको मैंने 5 केस दिए हैं, मैं सबकी नंबरिंग कर देता हूँ। आप मुझे चाहो तो बोल दो, चाहे तो आप मुझे लिख के बता दो चैट पे कि कौन सा वाला। सबका वाई एक्सिस करंट है, सबका वाई एक्सिस करंट है, और सबका एक्स एक्सिस टाइम है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। आइडेंटिफाई एसी एंड डीसी, जो आपका मन कर रहा है बताओ। पांचों केस में कौन सा एसी है कौन सा डीसी है, बताओ। चैट पे भेज सकते हो, बोल सकते हो बेटा, आपके पास दोनों ऑप्शन है। बताओ बेटा।
हाँ बेटा, गुड गुड बेटा, गुड। आप लोग चैट पे जो भी भेज रहे हो बेटा मैं आराम से रीड करता हूँ, और होस्ट वाले पे भेजना बेटा। हाँ बेटा, गुड गुड बेटा। बेटा अब तक मुझे सारे बच्चों का आंसर लगभग लगभग सही आया है। गुड बेटा, गुड। जो बच्चे बेटा सोच रहे हैं मैं उनको थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम और देता हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट लिखता हूँ। पहला वाला एसी है बेटा। देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। ऐसा कौन कौन सा ग्राफ है जो पॉजिटिव से नेगेटिव कभी नहीं हुआ? ये वाला। Sir, 4 or 2. हाँ वेरी गुड। बाकी सारे एसी हैं। अंतर क्या है? इन दोनों के नाम अलग से जानना। देखो, इसको हम लोग जो कॉस या साइन टाइप का होता है ये हम लोग पढ़ते हैं, जल्दी जनरेट ऐसा ही होता है, साइनसोइडल एसी। इसको अलग से पढ़ा जाता है, हम लोग यही वाला पढ़ते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला। और इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट लेकिन कांस्टेंट डीसी। इसका नाम होता है कांस्टेंट डीसी। और इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग डीसी। क्योंकि देखो सिर्फ प्लस है बेटा, नेगेटिव आया ही नहीं। यहाँ प्लस माइनस का अंतर होता है चेंज इन डायरेक्शन। ये प्लस है फिर माइनस हो रहा है, मतलब थोड़ी देर करंट ऐसे चला होगा, अगर हमने इसे प्लस बोला, फिर थोड़े इंटरवल में करंट उल्टा भी चला होगा। तो आपने सबका लिख लिया बेटा, मोस्टली बच्चों ने सही भेजा था बेटा, तो इट्स वेरी गुड कि आप लोगों ने आंसर सही भेजा बेटा। हाँ चलो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मिटाई मिटाई इसको, ये अलग से नोट कर लेना सर बेटा। एक दिस मिनट। दिस फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड कांस्टेंट डीसी, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड साइनसोइडल, मतलब जो साइन कॉस टाइप का दिखता है, जो वेव टाइप का दिखेगा ना बेटा उसको साइनसोइडल बोल देना। हमको यही दोनों केस ज्यादा पढ़ने होते हैं, वन और ये वाला फोर्थ वाला। सर एक डाउट था। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर रिटर्न करंट किस में आता है, डीसी में या एसी में? रिटर्न करंट वर्ड का मतलब आप समझते क्या, पहले ये बताओ। आपके हिसाब से आप रिटर्न करंट किसको बोलते हो? आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा एसी पकड़ लेता है, डीसी पकड़ लेता है, आपने सुना है? लोग अपनी अपनी क्लासिफिकेशन हाँ और सर। डेफिनेशन। सर वही पापा बोल रहे थे तो रिटर्न करंट आ जा रहा था, मैं वही सुन के आपको पूछी। नहीं तो मतलब पापा का सेंस क्या था कि मतलब वापस करंट आ जाता है? अच्छा मैं समझाता हूँ जल्दी लो। देखो मैं जो मैंने इधर उधर से सुना है, मैं एक्चुअल आंसर बता सकता हूँ जो, लेकिन लोग कन्वेंशन में क्या बोलते हैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं बताता हूँ। एक्चुअली मेरे जो आसपास के इलाकों में वो बोलते हैं कि रिटर्न करंट आ गया, उसका मतलब करंट वापस आ गया। और आप अवेयर, आपको लग रहा था करंट, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ चलो। ये सप्लाई लाइंस है, ठीक है? किसी ने अपने घर में इन्वर्टर लगा रखा है, हाँ ठीक है? अभी बिजली गई हुई है, बट कुछ बिजली मतलब लाइट पावर इज नॉट देयर। तो कई बार क्या होता है, अचानक से क्या हो जाता है कि लाइट इज नॉट देयर, तो लोग बिजली के वायर को छूने लग जाते हैं। लेकिन तब इन्वर्टर में जो चार्ज रहता है उससे एक रिटर्न करंट आ जाता है, तो इससे अचानक करंट लग जाता है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर रिटर्न करंट आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ आई? बेटा लाइट इज नॉट देयर तो लोग कॉन्फिडेंट होके इलेक्ट्रिकल वायर को छूने चले जाते हैं। बट बेटा आपको नहीं पता, नॉट बिकॉज ऑफ इन्वर्टर ओनली, देयर आर सो मेनी फैक्टर जिसकी वजह से करंट स्टैटिक फॉर्म में मौजूद रहता है, और वो झटके से आपके टच करने से आपकी बॉडी में आ सकता है, और फिर आपकी बॉडी से थ्रू अर्थ में जा सकता है अगर उसे पाथ मिला तो। इस चैप्टर में बेटा हम लोग बहुत चीजें सीखेंगे कि अच्छे इलेक्ट्रीशियन जब भी घर में आपके आएंगे तो उनको एक रबर बूट मिलता है, कोई पहनता नहीं है, आपने देखा है कभी किसी को रबर बूट पहन के आते हुए? देयर इज लॉजिक नहीं व्हाई दे सर। वेयर रबर बूट। आपकी नालकों में या कहीं पे भी जब इलेक्ट्रीशियन घर में काम करने आते हैं, अगर वो प्रॉपर हैं, वो ट्रेन्ड हैं, तो वो हमेशा रबर बूट्स पहन के आएंगे। और क्यों ऐसा करते हैं हम देखेंगे बेटा इसी चैप्टर में आगे। बेटा देखो, और कई लोगों को लगता है कि सर एसी करंट कभी कभी जीरो तो होता है, तो हमको टाइम मिलेगा, करंट नहीं मारेगा। मेरी बात समझे बेटा? वो यस लोग सर। बोलते हैं डीसी करंट है तो हर समय कोई आपको छुओगे तो मिलता रहेगा करके। बेटा ये टेक्निकली ये इंटरवल इतना छोटा होता है ना कि आदमी को ऐसा नहीं फील होगा कि ये इंटरवल आया भी। बेटा देखो आपने हाथ से टच किया किसी कंडक्टर को, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं
या इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन का जाना आना इतना ज्यादा गर्मी पैदा करता है कि हमको वो मार देता है, मतलब हमारा हाथ भी जल सकता है। और वही इलेक्ट्रॉन अगर हमारी बॉडी के होते हुए चला गया तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बट इतना समझ लेना कि एसी डीसी बोथ आर इक्वली डेंजरस। इस मोमेंट का इंटरवल बहुत छोटा होता है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इस छोटे से इंटरवल में बोले आप हाथ खींच लेंगे। आपकी टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं है, किसी की भी टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जब तुम इस साइकिल को पढ़ोगे तो तुमको क्या लगता है जो नॉर्मल घर में एसी आती है, ये साइकिल कितनी बड़ी होती होगी बताओ? आपके घर में जो एसी आती है उसकी आपने कभी सुना है कि इंडिया में एसी की सप्लाई कितने हर्ट्ज पे होती है? अरे सुना तो होगा, 50 हर्ट्ज टाइप का। एक साइकिल में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है, टाइम पीरियड होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी यानी 1/50। अब बताओ टाइम पीरियड कितना आया टोटल एक साइकिल का? हमारी इंडियन हाउस होल्ड की सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो टाइम पीरियड आ गया 1/50 सेकेंड। मेरी बात समझे बेटा? देख पा रहे हो? यस सर। तो इतना छोटा तो ये इंटरवल है। अब उसमें भी तुम एक एक इंस्टेंट की बात करोगे तो हम, ऐसा नहीं होता कि हम एक इंस्टेंट से नहीं बेटा, कोई वहां पे अपना हाथ वापस खींच नहीं पाएगा कि पाए। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन करंट लगने पे सबसे बड़ा घाटा क्या होता है, हमारी बॉडी में जितना सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रॉन से ही जाता है। तो करंट लगते वक्त हमारी बॉडी के सिग्नलिंग वीक हो जाते हैं, हम अपने कॉन्शियस नहीं रह पाते। मेरी बात समझे बेटा? इसी वजह से आदमी अपना हाथ नहीं खींच पाता है या कुछ नहीं कर पाता है। और जब भी हमारी आम भाषा में हम बोलते हैं करंट पकड़ लेगा, ये होगा, वो तब होता है जब आपका हाथ जलने लगता है वहां पे, या आप अनकॉन्शियस हो जाते हो। एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन फ्लो विल ऑलवेज बर्न द हैंड, और दे कैन कॉज कार्डियक फेलियर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। चलो बेटा हम वापस आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ में। मान लो आपको मैंने इस तरह का ग्राफ दिया है, बेटा सुनना, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने आपको ऐसे दिया, देखा आपने? यहाँ 3 एम्पेयर है, यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 4 सेकेंड है, और ये वैल्यू -1 एम्पेयर है। नोट कर ली बेटा? क्वेश्चन नोट किया? आप इसे सीखोगे क्या, मैं वो लिखता हूँ बेटा। What you will learn from it, concept of average current from graph। अगर मैं आपसे बोल रहा एवरेज करंट निकालो तो आप कैसे निकालोगे? बेटा कभी भी याद रखना, कभी भी एवरेज की वैल्यू किसी भी ग्राफ में, इस ग्राफ में नहीं, किसी भी ग्राफ में ऐसे होती है। आई एवरेज विल ऑलवेज बी एरिया अंडर द ग्राफ बाय विड्थ। विड्थ मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। और समझाता हूँ बेटा, एक बच्चा, ये एरिया कितनी आ जाएगी बेटा, ये एरिया कितनी आएगी बताओ? 3 इंटू 2 सेकेंड यानी 6i + 6। और ये एरिया कितनी आई बेटा? -1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? -2 आया, तो टोटल एरिया कितना आ गया? +6 और -2, +6 प्लस -2, और टोटल टाइम टेकन कितना आया? 0 से लेके 4 सेकेंड, यानी 4 - 0। तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई? आई एवरेज की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 एम्पेयर। बात समझ आई बेटा? हम ग्राफ से कैसे एवरेज करंट निकालते हैं हमने सीखा। लेकिन बेटा कुछ बच्चे और समझदार हैं, वो ऐसे नोट कर रहे होंगे, अच्छा सर तो आपने जब ये एरिया निकाली तो क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? बेटा इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि मान लो अगर कोई बॉडी होती तो 2 सेकंड में 6 कूलम्ब चार्ज पास हुआ, यानी पहले 2 सेकंड में आपने 6 कूलम्ब चार्ज पास किया, अगले 2 सेकंड में आपने बेटा -2 कूलम्ब चार्ज वापस कर दिया, ऐसे। तो टेक्निकली मैंने बोला +6 राइट हैंड साइड गया, -2 लेफ्ट हैंड साइड गया, तो 4 सेकंड में, फर्स्ट 4 सेकंड में हमारे पास सिर्फ 6 - 2 ए टू बी सिर्फ 4 कूलम्ब गया, और वही चीज 4 सेकंड में गई है, इसलिए मैंने एवरेज करंट 1 एम्पेयर बोल दिया। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? आपको याद रखना है कि एरिया विल गिव चार्ज। बेटा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कभी भी एरिया वही देता है
जो वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस होता है। आप खुद ही देख लो एरिया क्या देगा, करंट क्या होता है कूलम पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो आपको मिलेगा कूलम। यानी आपको याद रखना है करंट वर्सेस टाइम का एरिया आपको चार्ज देगा, चार्ज ट्रांसफर। बेटा आपने नोट किया इसको? किसी भी ग्राफ में मैं आपको अगर एवरेज वैल्यू बोलूंगा तो इट्स ऑलवेज लाइक एरिया डिवाइड बाय इट्स विड्थ। कभी भी मैं आपसे एवरेज वैल्यू पूछूं किसी भी ग्राफ में, चाहे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ याद करो, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के नीचे का एरिया निकालोगे एक्स एक्सिस के साथ में, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल या विड्थ एक्स एक्सिस वाली। बेटा बात समझ आ गई? मिटाऊं? एक क्वेश्चन और देखिए समझाऊं। आपने सीखा क्या इससे? सपोज आज के बाद अगर मैंने आपको बोला कि बेटा डू वन थिंग, ये करंट का ग्राफ है, और आपसे मैंने बोला कि बेटा 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एवरेज करंट निकालो, तो आपका एवरेज करंट कैसे आएगा बस इतना लिख लो बेटा। आपका एवरेज करंट आएगा सर एरिया अंडर द ग्राफ, ये वाला एरिया। अगर मैंने बोला आई एवरेज निकालो फ्रॉम टी इक्वल टू 2 टू टी इक्वल टू 4 सेकंड तक, तब तुम आई एवरेज कैसे निकालोगे? दिस एरिया बाय विड्थ यानी 4 माइनस 2, दिस इस इंटरवल का एवरेज करंट वो होगा। और ये एरिया जो ऊपर है वो चार्ज देती है, चार्ज ट्रांसफर। ये आपकी लर्निंग थी बेटा, आपने नोट कर लिया इसको? सर 1 मिनट थोड़ा रुकिए। हाँ आराम से लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल स्लो जाओ। कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगे बेटा, ऐसे थोड़ी ना सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, हमें हर जगह ये चीज लगानी है कि एवरेज का मतलब होता है एरिया डिवाइड बाय विड्थ हमेशा। हाँ बस पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया जोड़ते वक्त थोड़ा सा कॉशन रखना, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है, और हमें स्केलर वैल्यू चाहिए होती है। चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बेटा आपने वो नोट कर लिया? यस सर। ठीक है बेटा, तो मैं आप लोग को एक होमवर्क देता हूँ। ये करंट वर्सेस टाइम है, ये क्वेश्चन इतना इजी है। ये 6 एम्पेयर दिया है, ये 5 सेकंड दिया है, ये 3 सेकंड दिया है, ये 0 सेकंड है। आपको आई एवरेज निकालना है 0 to 3 सेकंड, आई एवरेज निकालना है 3 to 5 सेकंड, आपको आई एवरेज निकालना है 0 to 5 सेकंड, तीनों केस करना है। और मान लो ये गिवन कंडक्टर है, तो 0 to 5 सेकंड में आपको फोर्थ क्वेश्चन ये निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर्ड इन फर्स्ट 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड। ये आपका होमवर्क है बेटा, कर लोगे? यस सर। ठीक है बेटा, इन नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ, जैसे बैटरी, रेजिस्टेंस, ये सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं बेटा क्लास क्लोज। वाला क्या लिखा है? बेटा अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन फर्स्ट 4 सेकंड। हिंट में बेटा आई जस्ट वांट दिस एरिया, फोर्थ का आंसर ये एरिया होगा, टोटल एरिया। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इज द एरिया अंडर द ग्राफ। मैं क्लोज करूं बेटा क्लास को? आप लोग Yes, प्लीज sir. नोट्स बना लेना अच्छे से, और इस होमवर्क को जरूर करना बेटा। बाय बेटा। ठीक है, मैं क्लास क्लोज करता हूँ बेटा।